गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं हम एक प्राकृतिक आपदा जिसे भूकंप के नाम से जाना जाता है। भूकंप या अर्थक्वेक किस प्रकार से बनता है? इससे पहले कई कक्षाओं में हमने दो ऐसे चैप्टर देखे थे जो सीधे तौर पर भूकंप से संबंधित थे, जिसके अंतर्गत हमने एक तो सिस्मिक वेव्स को पढ़ा, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। शायद आपको याद होगा कि अर्थ मूवमेंट का जो चैप्टर रहा था उसके अंतर्गत हमने इन वेव्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। और जो पिछला हमारा जो टॉपिक रहा ज्वालामुखी, उसके अंदर हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो प्रक्रिया है उसके दौरान विभिन्न प्रकार के प्लेटों के बीच होने वाली हलचल का ही परिणाम होता है भूकंप। भूकंप सामान्य अर्थ पर इसे कहा जा सकता है पृथ्वी के धरातल में होने वाली हलचल, या उस हलचल से हमें धरातल के ऊपर जो भी कंपन महसूस होता है उसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि भूकंप किस प्रकार से आता है। भूकंप की बात करें तो भूकंप पृथ्वी की परत यानी जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट से ऊर्जा के अचानक उत्पादन के परिणाम स्वरूप आता है, जो भूकंपी तरंगों को उत्पन्न करता है। यानी क्रस्ट पर भूकंप मूल जिसे फोकस कहा जाता है, वहां से क्रस्ट पर जहां पर हम रहते हैं वहां पर अगर हमें कंपन महसूस होता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। अब इस भूकंप को मापने के लिए हम एक प्रकार का उपकरण प्रयोग में लाते हैं जिसे सिस्मोमीटर कहा जाता है। इस सिस्मोमीटर को या इस सिस्मोमीटर के जो डेटा होते हैं उसे एक ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, और इससे उसके परिमाण का आकलन किया जाता है कि जो भूकंप या जो कंपन हुआ वो कितना बड़ा था। भूकंप का एक क्षण का परिणाम यानी उसका जो मोमेंट मैग्नीट्यूड होता है वह उससे सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ के जो डेटा होते हैं उन डेटा को प्रदर्शित करने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है रिक्टर स्केल। इस रिक्टर स्केल के माध्यम से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो 0 से 10 तक के आंकड़े इस पर रहे होते हैं और इन आंकड़ों के आधार पर उसकी तीव्रता, उसके परिमाण यानी उसके मैग्नीट्यूड का पता लगाया जाता है। तो 9 से अधिक या 9 तक की जो तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं वहां पर भूकंप से बहुत अधिक नुकसान होता है, और जो झटके लगते हैं उसकी तीव्रता का मापन करने का एक प्रयास मर्केली स्केल द्वारा या मर्केली महोदय ने किया। इस पर 0 से 12 तक के आंकड़े होते हैं। तो इसके आधार पर ये दो स्केल प्रचलित है जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि भूकंप किस प्रकार का आया। आगे बढ़ते हैं कि सिस्मिक वेव्स किस प्रकार से वर्क करती है। तो अगर हम देखें कि अर्थ के क्रस्ट पर जिस प्रकार से ये बाउंड्रीज देखें तो ये संरक्षित किनारा है, ठीक है। हमने विभिन्न प्रकार के प्लेट मार्जिन को देखा। जब प्लेटें आसपास से अगल बगल बगल से सरक जाती हैं तो उसे हम संरक्षित किनारा कहा जाता है, कंजर्वेटिव। और जब ये प्लेट के किनारे एक दूसरे से डाइवर्ज होते हैं उसे हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। और वही दूसरी तरफ तीसरी तरफ हम कहें कि प्लेट के दोनों ही किनारे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो प्लेटें यहाँ पर एक दूसरे के पास से सरक रही है, तो जहां पर क्रैक आया वहां पर हमारा कंपन शुरू हुआ। तो जहां पर कंपन शुरू होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां पर भूकंप का जन्म होता है उसे हम फोकस कहते हैं, भूकंप का मूल। और जहां पर सबसे पहले
इन तरंगों को महसूस किया जाता है अर्थ की क्रस्ट पर। भूकंप कहीं पर भी आ सकता है धरातल के अंदर, लेकिन क्रस्ट पर जहां सबसे पहले इसे महसूस किया जाता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। और एपिसेंटर पर लगे सिस्मिक्स वेव्स को नापने वाले यंत्र जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, उससे उसका आकलन किया जाता है। यहाँ से सीधे इस केंद्र पर फोकस से ठीक 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर उसका एपिसेंटर होता है, जिसे अधिकेंद्र कहते हैं, जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। और इस भूकंप के सबसे पहले पहुंचने वाले क्षेत्र को एपिसेंटर कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले प्री वेव्स पहुंचती है और उसके बाद सेकेंडरी वेव्स पहुंचती है। देखते हैं आगे कि प्रत्येक की सतह पर भूकंप अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है। यानी भूकंप जब धरातल पर आता है तो भूमि का एक हिस्सा हिलने लगता है या भूमि के कुछ हिस्से एक दूसरे से दूर सरकने लगते हैं। और इसी प्रकार से यही अगर भूकंप या भूकंप का अधिकेंद्र जो धरातल पर न होकर किसी अपतटीय यानी ऑफशोर या इनशोर इलाके में है, यानी समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में है, तो वहां पर समुद्र में बड़ी बड़ी सी लहरें उत्पन्न होगी। और जो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होगी उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी यानी एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है समुद्र में आने वाली बड़ी बड़ी सी लहरें। इसी के साथ साथ ही जब भूकंप आता है तो उस समय भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग भी होगा और ज्वालामुखी की गतिविधियां भी उत्पन्न होगी। हमने जब ज्वालामुखी को पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो गैसें हैं जो भूगर्भ के अंदर बनती है, वो गैसें बाहर आने के लिए धरातल के नीचे से धक्के लगाती है। और जब ये धक्के लगाती है क्योंकि उन्हें बाहर निकलना होता है, तो इस प्रकार की धक्के लगाने की जो स्थिति होती है उससे धरातल के ऊपर कंपन महसूस होता है। और इस प्रकार के कंपन को धरातल पर हम भूकंप के नाम से जानते हैं। भूकंप उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु जिसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, भूकंप का मूल या हाइपोसेंटर। और जो एपिसेंटर होता है या अधिकेंद्र होता है वह भूमि पर स्थित बिंदु होता है। जैसे कि इस जगह पर आप देखें कि यहाँ पर जहां पर फॉल्ट आता है धरातल के नीचे वाले भाग में, जहां पर फॉल्ट आता है और जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, जहां शरीर के संदर्भ में देखें कि जहां से हमारी हड्डी टूटती है तो हमें नहीं दिखती एक हड्डी कहां से टूटी, लेकिन उस हड्डी टूटने का दर्द हमारे शरीर के विभिन्न कोनों पर पहुंचता है। तो उस हड्डी टूटने का दर्द सबसे पहले कहां पर पहुंचेगा, वो उसका एपिसेंटर कहलाएगा। तो धरातल के नीचे फॉल्ट आ चुका है, जहां पर फॉल्ट आएगा वो हाइपोसेंटर या फोकस कहलाएगा। इसके ठीक नीचे, इसके ठीक ऊपर की तरफ 90 डिग्री के ऊपर धरातल पर सबसे न्यूनतम दूरी वाला जो बिंदु रहेगा उसे हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहेंगे। इस अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भूकंप के क्या प्रभाव है। तो भूकंप के प्रभाव को आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। धरातल का काफी हिस्सा टूट जाता है, बिखर जाता है, भयंकर मात्रा में नुकसान होता है, जन और धन दोनों की हानि होती है। इसी प्रकार से सुनामी किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द अंडर वाटर अर्थक्वेक, यानी धरातल का वह हिस्सा जो पानी के नीचे है, वहां पर अगर अर्थक्वेक आएगा तो ओशन जो फ्लोर है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जब झटका आया तो ओशन का जो फ्लोर है उसमें हलचल होगी, और जब ओशन के फ्लोर में हलचल होगी तो उसके ऊपर जो पानी है उसमें हलचल उत्पन्न होगी। द वाटर अबव द प्लेट मूव सडनली अप और डाउन क्रिएटिंग ए वेव्स, यहाँ पर वेव्स बनेगी। This waves spreading out from the where the earthquake hit, traveling at high speed, ये बड़ी स्पीड से
गति करती हुई किनारों की ओर बढ़ेगी और एज द वेव रीच स्लोअर वाटर इट्स बिकम टेलर। जब वो किनारों की ओर पहुंचेगी तो वो काफी ऊंचाई तक ऊंची ऊंची हो जाएगी और इवेंचुअली क्रेशिंग इनटू द लैंड, और बहुत ज्यादा नुकसान करती हुई धरातल को पहुंचेगी। तो इस प्रकार से भूकंप और ज्वालामुखी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब लैंडस्लाइडिंग किस प्रकार से होता है, तो आप देखेंगे कि ये सी फ्लोर है और सी फ्लोर के नीचे आपके ओशन डिपॉजिट और उसके नीचे क्रस्ट का हिस्सा। बी स्थिति में क्या होता है कि इस प्रकार से कुछ हिस्सा पानी की वजह से यहाँ से टूट जाता है और जब भी हलचल होगी, कंपन महसूस होगा, तो धरातल के आसपास का जो हिस्सा है वो इस प्रकार से कोलैप्स कर जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोलैप्स होता है तो लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिसल कर नीचे की तरफ आ जाता है। इस प्रकार की स्थिति को लैंडस्लाइडिंग के नाम से जाना जाता है या भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट को भी हम सीधे तौर पर ज्वालामुखी को भी हम भूकंप से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब गैसों का बाहर निकलने का कार्य रहेगा तो उस समय भूकंप के भी झटके महसूस किए जाते हैं। इसी प्रकार से जब हलचल होती है